दोस्तों सोचो, एक जिंदगी से हारा हुआ बंदा अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में फंस जाए एक ऐसे टापू पर जहां के लोग उसके उंगलियों से भी छोटे हों और उसके कारनामे उसे वहां का हीरो बना दें। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की मूवी की। फिल्म शुरू होती है जब गलिवर न्यूयॉर्क सिटी के अपने छोटे से कमरे में उठता है और उससे भी छोटा उसका कॉन्फिडेंस। रोज की तरह वो अपने खिलौनों से बातें करता है जैसे कि वो कोई सुपर हीरो हो। माइक्रोवेव में सस्ती कॉफी गर्म करता है और शॉवर लेते टाइम अपने मनपसंद रॉक म्यूजिक पर नाचता है। तैयार होकर वो न्यूयॉर्क ट्रिब्यून ऑफिस पहुंचता है जहां वो लगभग 10 साल से काम कर रहा है। इतने सालों के बाद भी उसे हमेशा छोटे छोटे दफ्तर वाले काम ही दिए जाते हैं। पार्सल पहुंचाना, फाइलें इधर उधर ले जाना और बाकी स्टाफ की छोटी मोटी मदद करना। कभी कभी उसे लगता है कि उसकी मेहनत नोटिस ही नहीं होती। एक दिन उसकी मुलाकात नए कर्मचारी डैन से होती है और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गलिवर उससे सीनियर होता है इसलिए डैन उसकी इज्जत करता है, लेकिन गलिवर में कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो कभी बॉस जैसा बर्ताव नहीं करता। दोनों पूरे ऑफिस में चिट्ठियां और पार्सल देने जाते हैं। इसी दौरान वे दोनों गलिवर की कई सालों पुरानी क्रश डार्सी सिल्वरमैन के केबिन के पास से गुजरते हैं। गलिवर सालों से डार्सी को पसंद करता है लेकिन कभी हिम्मत जुटाकर उससे बात नहीं कर पाया। उसे देखते ही गलिवर घबरा जाता है और डैन भी ये बात नोटिस कर लेता है। उसी दिन डैन को पता चलता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है जबकि उसे ऑफिस ज्वाइन किए थोड़ा ही समय हुआ है। दूसरी तरफ गलिवर जो 10 साल से काम कर रहा है उसे आज तक कोई नोटिस भी नहीं करता। डैन साफ साफ कहता है कि गलिवर की तरक्की इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमेशा डर जाता है और खुद को आगे नहीं रखता। ये सुनकर गलिवर उदास होकर बाहर चला जाता है। बाहर टहलते हुए वो देखता है कि डार्सी अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। वो हिम्मत जुटाकर उसके केबिन में जाता है, सोचता है कि कुछ बात करेगा, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है घबराहट में वो कुछ भी बोल नहीं पाता और अचानक से ट्रैवल राइटिंग वाला फॉर्म मांग लेता है। डार्सी थोड़ा हैरान होती है लेकिन मुस्कुराकर पूछती है कि क्या उसे सच में ट्रैवल जर्नलिज्म में दिलचस्पी है। डरते डरते गलिवर हाँ बोल देता है। उस रात गलिवर घर जाकर असाइनमेंट बनाने बैठता है लेकिन खुद से लिखने की बजाय वो इंटरनेट से बहुत सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेता है। अगले दिन जब वो अपना पेपर डार्सी को देता है तो उसे पढ़कर डार्सी बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि गलिवर बहुत अच्छा लिखता है। वो उसे पहला असली काम देती है, बरमूडा ट्रायंगल पर रिपोर्ट बनाने का। ये जगह रहस्यमय गुमशुदगियों के लिए मशहूर है। गलिवर डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए तुरंत हाँ कर देता है। डार्सी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बना देती है और नाव का इंतजाम भी कर देती है। अगली सुबह गलिवर बरमूडा पहुंचता है जहां एक आदमी उसे ऑटोमेटिक नाव देता है और कहता है कि नाव चलाना बहुत आसान है। गलिवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सफर शुरू करता है। शुरू के कुछ घंटे वो मजे से समुद्र देखता है, मैगजीन पढ़ता है, फोटो खींचता है और खुद को बड़ा बहादुर महसूस करता है। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है लेकिन जब वो जागता है तो मौसम पूरी तरह बदल चुका होता है। आसमान एकदम काला, तेज हवा और सामने एक बहुत बड़ी लहर। समुद्र के भयंकर तूफान को देखते ही गलिवर घबरा जाता है और जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता एक विशाल लहर उसकी छोटी नाव को पलट देती है और उसे समुद्र की गहराई में खींच लेती है। तूफानी पानी उसे गोल गोल घुमाता हुआ नीचे की ओर खींच लेता है और अचानक सब कुछ काला पड़ जाता है। पता नहीं कितना समय बीत जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपना शरीर हिला नहीं पाता। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं और नीचे रेत है। जैसे तैसे वो गर्दन ऊपर उठाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसकी छाती पर बहुत छोटे छोटे लोग छड़े हुए हैं, लगभग 3 इंच लंबे, हाथों में छोटे भाले लिए हुए। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा सज-धज रखा है आगे आता है और खुद को लिलिपुट का कमांडर एडवर्ड बताता है। जैसे ही ये बात समझ आती है गुलिवर देखता है कि चारों तरफ सैकड़ों छोटे सैनिक खड़े हैं जिन्होंने लकड़ी के खूंटों और पतली रस्सियों से उसे जमीन पर बांध रखा है। एडवर्ड उसे राक्षस कहकर पुकारता है और शांत रहने का आदेश देता है, लेकिन बेहोशी और भ्रम में पड़ा गुलिवर हल्का सा हिल जाता है और उसके हिलते ही सारी रस्सियां टूट जाती हैं। वो उठ खड़ा होता है और सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए आंखें बंद कर लेता है कि शायद उठते ही सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन एडवर्ड गुस्से में सिपाहियों को हमला करने का आदेश देता है और छोटे छोटे तीर गलिवर पर बरसने लगते हैं। इससे गलिवर पीछे गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब दोबारा होश आता है तो खुद को एक विशाल लकड़ी की गाड़ी पर बंधा हुआ पाता है जिसे ढेर सारे छोटे सैनिक खींचते हुए लिलिपुट के शहर की ओर ले जा रहे हैं। रास्ते भर छोटे छोटे घरों से लोग बाहर निकलकर इस राक्षस आदमी को देखने लगते हैं। बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं और दुकानदार छतों पर चढ़कर मजा लेते हैं। कुछ देर बाद गलिवर को लिलिपुट के राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा अपने छोटे से सिंहासन पर बैठा हुआ उसे देखता है जबकि उसकी बेटी प्रिंसेस मेरी आगे आकर गलिवर के लिए चिंता जताती है। वो एडवर्ड से पूछती है कि इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ रही है। एडवर्ड, जो गलिवर को देखकर पहले से ही जल रहा है, राजा से झूठ बोलता है कि गलिवर दुश्मन राज्य ब्लेफुस्कू का जासूस है और राज्य के लिए खतरा बन सकता है। गलिवर घबराया हुआ धीरे से पूछता है कि वो आखिर है कहाँ, जिस पर राजा का सेक्रेटरी गर्व से कहता है कि वो दुनिया के सबसे
महान साम्राज्य लिलीपुट में खड़ा है। अगले दिन गलिवर को एक बड़ी सी चट्टान के नीचे रखा जाता है जो जेल जैसा नहीं है लेकिन उसे नजरबंद रखने के लिए खास बनाया गया था। वहीं उसकी मुलाकात होरेशियो नाम के अच्छे और शांत लिलीपुट से होती है जिसे एडवर्ड ने ही सजा दिलवाई थी। वो गलिवर को बताता है कि एडवर्ड उसे इसलिए सजा दे रहा है क्योंकि वो प्रिंसेस मेरी को पसंद करता है। गलिवर को होरेशियो पर दया आती है और वो मन ही मन उसे मदद करने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड खुद वहां आता है और गलिवर को धमकाता है कि चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। इसके बाद वो दोनों को खेतों की तरफ ले जाता है, अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दुश्मन राज्य ब्लेफुस्कू के हमले की आवाजें आने लगती हैं। चारों ओर भगदड़ मच जाती है, तोपें चल रही हैं, सैनिक भाग रहे हैं और खबर आती है कि महल में आग लग गई है और प्रिंसेस मेरी को बंदी बना लिया गया है। एडवर्ड बहादुरी दिखाते हुए चिल्लाता है कि राजकुमारी को वहीं बचाएगा और किसी सैनिक को आगे नहीं बढ़ने देता। होरेशियो जल्दी से गलिवर से कहता है कि एडवर्ड कभी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनकर गलिवर बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है। वो छोटे छोटे सैनिकों को आसानी से रास्ते से हटाता है और सीधे जलते हुए महल की तरफ दौड़ता है। आग तेज होती जा रही थी, लकड़ियां गिर रही थी, लेकिन गलिवर अपनी बड़ी बड़ी हथेलियों से रास्ता बनाते हुए अंदर पहुंचता है और प्रिंसेस मेरी को उठाकर बाहर निकाल लाता है। लिलीपुट के लोग खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन राजा और उनका सेक्रेटरी अब भी अंदर फंसे हुए हैं। धुआं बढ़ता जा रहा है और आग काबू से बाहर है। आखिरी कोशिश में गलिवर वही करता है जो अकेला उपाय बचा था। वो महल पर पेशाब करके आग बुझा देता है। ये दृश्य जितना अजीब और शर्मनाक है उतना ही जरूरी भी था, क्योंकि इससे राजा और पूरे महल की जान बच जाती है। अब गलिवर पूरे लिलीपुट का हीरो बन जाता है। लोग उसकी जय जयकार करते हैं और राजा भी उसका शुक्रगुजार है। तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ लोग खुश होकर शोर मचा रहे थे। राजा बच गए थे, प्रिंसेस सुरक्षित थी और गलिवर पहली बार इस छोटे से राज्य में एक सच्चे हीरो की तरह खड़ा था। उसी खुशी में राजा ने तुरंत होरेशियो को भी जेल से आजाद करवाया और गलिवर का शुक्रिया करते हुए उसे रात की शाही दावत में बुला लिया। लेकिन पीछे खड़ा एडवर्ड गलिवर की बढ़ती इज्जत देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। दावत में राजा हंसते हुए गलिवर से पूछता है कि वो कहां से आया है और गलिवर, जिसे लाइफ में पहली बार इतने लोगों का प्यार मिला था, अचानक वो बोल पड़ता है कि वो मैनहट्टन का नहीं, पूरे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है। लोग उसकी बातों पर खुशी से तालियां बजाते हैं, उसकी हर बात को सच्चाई मान लेते हैं, सिर्फ एडवर्ड को छोड़कर। गलिवर को इतना सम्मान देते हुए लिलीपुट के लोगों ने उसके लिए न्यूयॉर्क जैसा एक बड़ा घर भी बनवा दिया जहां वो आराम से रह सके। उन्होंने उसके लिए एक शानदार थिएटर भी बनाया ताकि पूरा राज्य इकट्ठा होकर गलिवर की जीवन यात्रा सुन सके। थिएटर में गलिवर ने सबको अपनी बनाई टाइटैनिक जैसी कहानी सुनाई, कैसे वो एक डूबते जहाज में फंस गया था, कैसे लहरों ने उसे उठा लिया, कैसे वो मौत के मुंह से निकलकर जिंदा लौटा। लोग उसकी हर बात पर हैरान रह गए और उसकी बहादुरी का गुणगान करने लगे। एडवर्ड वहीं खड़ा सब सुन रहा था और उसके भीतर की जलन आग की तरह बढ़ती जा रही थी। अगले दिन होरेशियो, जो प्रिंसेस मैरी को दिल से पसंद करता था, गलिवर से मदद मांगता है कि वो उसे प्रिंसेस को इम्प्रेस करने में मदद करे। गलिवर भी नए बने कॉन्फिडेंस के साथ उसकी मदद करता है और होरेशियो सच में प्रिंसेस का दिल जीत लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एडवर्ड भी प्रिंसेस पर नजर गड़ाए बैठा था और किसी भी तरह उससे शादी करना चाहता था। इसी बीच लिलीपुट के सैनिकों को समुद्र किनारे गलिवर का सामान मिलता है, उसका फोन और टूटी हुई बोट। गलिवर अपना फोन लेने आता है और जैसे ही वो इसे ऑन करता है, उसे डार्सी के दर्जन भर गुस्से से भरे वॉइस मेल सुनाई देते हैं, उसके झूठे आर्टिकल के बारे में, अचानक गायब हो जाने के बारे में और उसे बिना बताए सब छोड़ देने के बारे में। गलिवर का दिल बैठ जाता है। वो डार्सी का सामना नहीं करना चाहता और डर के मारे यूं ही कह देता है कि वो हमेशा के लिए लिलीपुट में ही रहेगा। ये सुनकर एडवर्ड के दिमाग की जलन और भी बढ़ जाती है। इधर राजा गलिवर को जनरल बना देता है और अब पूरी सेना का जिम्मा उसके कंधों पर होता है। गुस्से से पागल एडवर्ड चुपके से शहर का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। जैसे ही सुरक्षा कमजोर होती है, ब्लेफुस्कू की सेना अचानक हमला बोल देती है। छोटी छोटी तोपों की आवाजें पूरे राज्य में गूंजने लगती हैं। जनरल होने की वजह से अब गलिवर को ही सेना की कमान संभालनी थी। वो डरते डरते पानी में उतरता है, दुश्मन के जहाजों को पकड़कर किनारे फेंक देता है। उस पर चलाए गए तोप के गोले उसके पेट से टकराकर दुश्मन सेना पे ही जा गिरते हैं। गलिवर को कोई चोट नहीं लगती। वो दुश्मन सैनिकों को पकड़कर बाहर धकेल देता है और लिलीपुट एक बार फिर उसकी जीत का जश्न मनाता है। लोग उसे मसाज देते हैं, उसके बाल काटते हैं, उसे पूरी तरह लाड़ प्यार से रखते हैं। उधर प्रिंसेस मैरी भी होरेशियो को पसंद करने लगती है। ये देखकर एडवर्ड का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वो भागकर दुश्मन राज्य में चला जाता है और गलिवर की रोबोट
रोबोट बनाने की मैगजीन और उसकी टूटी बोट की सर्किट देखकर दुश्मन इंजीनियरों को एक विशालकाय रोबोट बनाने का आइडिया देता है। ब्लेफुस्कू वाले एडवर्ड की मदद करते हैं और कुछ ही दिनों में एक विशाल मेटल का राक्षस तैयार हो जाता है, लोहे का ऐसा राक्षस जो गलिवर की बराबरी कर सके। दुश्मन फिर हमला करता है। इस बार गलिवर सोचता है कि वो पहले की तरह ही छोटे सैनिकों से भिड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो मैदान में आता है उसके सामने एक विशाल रोबोट खड़ा होता है। एडवर्ड उसके अंदर बैठा होता है और उसकी आवाज स्पीकर से राक्षस की तरह गूंजती है। एडवर्ड गलिवर को खुलेआम चुनौती देता है। गलिवर के पास लड़ाई स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो पूरी ताकत से रोबोट को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन लोहे का ये रोबोट उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। रोबोट उसकी पैंट पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और लिलीपुट के लोगों के सामने उसे हरा देता है। गिरते हुए, बेइज्जती सहते हुए गलिवर सबके सामने कबूल कर लेता है कि उसने बहुत झूठ बोले थे। वो प्रेसिडेंट नहीं है, ना टाइटैनिक का हीरो, ना कोई महान योद्धा। वो बस एक साधारण इंसान है जो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कहानियां बना रहा था। ये सुनते ही राजा और लिलीपुट वासी सदमे में आ जाते हैं। एडवर्ड और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है और गलिवर को एक दूर के टापू पर देश निकाला दे देता है। गलिवर को समुद्र में बहाते बहाते एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जाता है जहां उससे भी बड़े विशाल इंसान रहते थे। एक छोटी सी बच्ची जो गलिवर से कई गुना बड़ी थी उसे खिलौना समझकर उठा लेती है और अपने बड़े से डॉल हाउस में रख देती है। वो उसे चाय सेट के बगल में बिठाती है, उसके साथ खेलने लगती है और गलिवर खुद को एक असहाय खिलौने की तरह महसूस करता है। उधर डार्सी भी गलिवर को ढूंढते ढूंढते उसी द्वीप लिलीपुट पर पहुंच जाती है, लेकिन एडवर्ड को जब पता चलता है कि डार्सी आई है वो उसे भी कैद कर लेता है। एडवर्ड ने राजा और रानी को भी कैद कर रखा होता है और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। ये सब जानकर होरेशियो भागकर जायंट टापू आता है और गलिवर को सब बताता है। बच्ची के खिलौनों में उसको पुराना सैनिक वाला पैराशूट मिलता है जिसे पहनकर गलिवर वहां से भाग निकलता है। दोनों मिलकर डार्सी और राजा रानी को छुड़ाते हैं। फिर गलिवर लिलीपुट पहुंचकर सबसे पहले डार्सी से मिलता है और फाइनली उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और अब उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। अगले दिन गलिवर एडवर्ड को मुकाबले की चुनौती देता है, इस बार अपनी शान के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोगों की रक्षा करने के लिए। दोनों का आमना सामना होता है। रोबोट फिर हावी होने लगता है, लेकिन होरेशियो चुपके से रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसकी पावर लाइन काट देता है। जैसे ही रोबोट बंद पड़ता है गलिवर उसे गिरा देता है और लोग खुशी से नाचने लगते हैं। राजा भी गलिवर का सम्मान वापस लौटा देता है और होरेशियो को प्रिंसेस मैरी से शादी की इजाजत मिल जाती है। गुस्से में एडवर्ड प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस खुद उसे एक थप्पड़ में सुला देती है और उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया जाता है। डार्सी पहली बार गलिवर को किस करती है। लिलीपुट और ब्लेफुस्कू के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और दोनों राज्य दोस्त बन जाते हैं। गलिवर और डार्सी अपनी बोट रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क लौट आते हैं। कुछ हफ्तों बाद गलिवर अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर ट्रैवल राइटर बन जाता है और अब वो और डार्सी साथ में एक खुशियों भरी लाइफ जीते हैं। और इसी के साथ फिल्म का दिल को छू लेने वाला हैप्पी एंडिंग हो जाता है।